दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों, अब परीक्षा जो है काफ़ी नज़दीक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ एआरओ और इसके बाद जो है फिर यूपी पीसीएस जो अपर एग्ज़ाम होता है उसका प्रीलिम्स भी काफ़ी नज़दीक है। मंथली मैगजीन समसामयिकी जो क्रॉनिकल है वो उत्तर प्रदेश के लिए तो बेहद ज़रूरी है। इसके अलावे आप अन्य जो परीक्षा देने जा रहे हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों जो है, अगर आप मंथली मैगजीन इसको कवर कर लेते हैं तो करेंट अफेयर जो है शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि छूट जाए, क्योंकि काफ़ी जो है अच्छा कवर किया गया है। ये वन लाइनर नहीं है, इसके अंदर सब कुछ है। डिटेल में भी मिलेगा आपको, वन लाइनर भी मिलेगा। पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन करेंट को भी कवर किया गया है। दोस्तों, इस बुक की डिमांड अभी इतनी ज़्यादा है कि मार्केट में मिल भी नहीं रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दिसंबर मंथ का जो है क्रॉनिकल हिंदी। आप खुद देख लीजिए, इसमें देखिए कुरुक्षेत्र योजना, विज्ञान प्रगति, इन मैगजीन का भी जो है सार जो है संक्षेप में दिया हुआ है। वहाँ से भी काफ़ी जो है क्वेश्चन लिए गए हैं, करंट लिए गए हैं। इसके अलावा बिहार विधान परिषद जो सचिवालय परीक्षा हुआ उसका जो है व्याख्यात्मक हल मिलेगा आपको इसमें। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, इससे संबंधित विशेष सामग्री और उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर बिल्कुल कवर किया गया है। वन लाइनर भी है। तो चलते हैं आगे। टॉपिक देखिए, इसमें राज्य कवर किया है, राष्ट्रीय खबरों को कवर किया गया है, आर्थिकी को कवर किया है, अंतर्राष्ट्रीय खबरों को कवर किया है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कवर किया है, रिपोर्ट एवं सूचकांक को कवर किया है, योजना एवं कार्यक्रम को कवर किया गया है, बैंकिंग, फाइनेंस, सेवा, बीमा को कवर किया गया है, उद्योग एवं व्यापार, ठीक है, नियुक्ति, निधन, पुरस्कार एवं सम्मान, सैन्य अभ्यास भी, खेल, वन लाइनर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब शुरू करते हैं। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जो है जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, गंगा जो डॉल्फिन है इसको जो है उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर 2023 को गंगा नदी की डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया है। ये डॉल्फिन गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित आबादी जो है 2000 आकी गई है। अब इसका वैज्ञानिक नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, गंगेटिक डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटनिस्टा गंगेटिका जो है। गंगा डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। अभी देखिए प्रश्न जो है वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में मान्यता दी थी। गांगेय डॉल्फिन का शिकार करना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत दंडनीय अपराध है, तो इसलिए शिकार नहीं करना है। अगला देखिए, मिशन शक्ति जो है, मिशन शक्ति अभियान जो है चौथे चरण का इसका शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 14 अक्टूबर 2023 को प्रदेश व्यापी मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। दोस्तों, डिटेल में पढ़ने से ये फ़ायदा होगा, जब आप मेंस देंगे तो लिखने के लिए आपके पास पॉइंट आएंगे कि मिशन शक्ति के आखिर में लाभ क्या है। तो देखिए, प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मिशन शक्ति का यह चौथा चरण शुरू किया गया है। चौथे चरण का लक्ष्य पहले चरणों की सफलता को दोहराना और व्यापक खंड तक जो है पहुंचना है। वर्ष 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी। मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को अयोध्या से राज्य के मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया। अब इसके लिए देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा 51 बसों को हरी झंडी दी गई, जिनका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं करेंगी। मिशन महिला सारथी का उद्देश्य महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है। नेक्स्ट, गोरखपुर में जो है बृहद रोजगार मेले का आयोजन जो है, गोरखपुर में जो है बृहद रोजगार मेले का आयोजन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर स्थित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया। 135 स्थानीय और देश स्तर की कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जिनके द्वारा करीब 30,000 से अधिक बेरोजगार युवाओं और युवतियों को रोजगार प्रदान किया गया। इस अवसर पर एक जनपद एक उत्पाद योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा योजना तथा किसान क्रेडिट योजना के लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए का ऋण जो है वितरित किया गया। यह ऋण बड़ौदा यूपी बैंक द्वारा प्रदान किया गया है। लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूपी का परीक्षा देने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय का निर्माण, आज जो है नेवी डे भी है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से होगी। यह संग्रहालय सीजी सिटी में आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। यह नौसेना से संबंधित देश का पहला ऐसा संग्रहालय होगा जहां 5000 वर्ष पूर्व के जो युद्धपोत और जलयानों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए, संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत, आईएनएस गोमती और उससे जुड़े उपकरणों व अन्य सामानों को प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत पूछता है कि गोमती नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो आपको पता होगा मैदानी भाग से निकलती है, पीलीभीत से जो है। चलिए, इस संग्रहालय की स्थापना से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया गया। दोस्तों, जो मोटे अनाज है इसमें फाइबर पाया जाता है और यह जो है काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो अच्छी बात है। मोटे अनाजों को जो है प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इससे किसानों को भी लाभ होगा। ठीक है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, कार्यशाला में प्रत्येक मंडल के प्रत्येक जनपद से 50 प्रगतिशील किसान कृषक उत्पादक संगठन के 10 प्रतिनिधि व 10 प्राविधिक सहायकों ने हिस्सा लिया। हापुड़ में 136 करोड़ रुपए की 102 विभिन्न परियोजनाओं का जो है लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर 2023 को हापुड़ में 136 करोड़ रुपए की 102 विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत 72.21 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण, 36.45 करोड़ रुपए की 65 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आवासीय एवं किसान संबंधी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया। इससे पूर्व वर्ष 2022 में भी जिले में 810 करोड़ रुपए की 810 करोड़ रुपए की 274 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। बुलंदशहर में 256 विकास परियोजनाओं का जो है लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 अक्टूबर 2023 को बुलंदशहर में 631 करोड़ रुपए लागत वाली 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 208 करोड़ रुपए लागत की 104 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 424 करोड़ रुपए लागत की 152 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास सम्मिलित हैं। लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई विकास परियोजनाएं शिक्षा, आवास, सड़क, किसानों, महिलाओं और युवाओं से संबंधित है। गोरखपुर में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर शहर के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में ज्ञान डेयरी की दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद परियोजना का जो है लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने डेयरी उद्योग से जुड़ी 5 महिलाओं को सम्मानित भी किया। सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के
रूप में ज्ञान डेयरी का यह डेयरी प्लांट लगाया जा रहा है। ठीक है, 20,067 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विस्तृत इस परियोजना की लागत जो है 114 करोड़ रुपए है। इससे 1 लाख पशुपालक परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने का लाभ प्राप्त होगा। गोरखपुर में बस्ती मंडल में इस परियोजना के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। जनपद गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर में 5,000 दुग्ध संग्रह केंद्रों की स्थापना भी होगी। इससे 1800 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 17.9% बढ़ी। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट जीके हो गया। उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं की भागीदारी 17.9% बढ़ी है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। एक हालिया अध्ययन के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप पिछले 6 वर्षों में राज्य की श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी 17.9% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार राज्य की महिला श्रम बल भागीदारी 2017-18 में केवल कितनी थी? 14.2%, जो अब 2022-23 में बढ़कर 32.10% हो गई है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 39.80% दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश ने 32.10% की दर दर्ज की। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 39.80% दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में 32.10% की दर दर्ज की गई। इसके विपरीत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर 25.3% थी, जबकि उत्तर प्रदेश में यह 14.2% थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से उत्तर प्रदेश की 1.90 करोड़ बेटियों में जागरूकता बढ़ी है, और मिशन शक्ति अभियान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए दोनों लाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से उत्तर प्रदेश की 1.90 करोड़ बेटियों में जागरूकता बढ़ी है, और मिशन शक्ति अभियान से 8.99 करोड़ महिलाओं को लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1,89,789 आंगनवाड़ी केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जबकि 1,89,014 केंद्र वर्तमान में कार्यरत हैं। 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क ने 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा है, जबकि 2 लाख से अधिक महिलाओं को PM स्वनिधि योजना से लाभ हुआ है। अब अगला देखिए टॉपिक, 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता जो है, ठीक है, 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता 10 से 12 अक्टूबर 2023 के बीच कहाँ आयोजित हुआ? 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता ये कहाँ आयोजित, अभी देखिए दोस्तों, 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता 10 से 12 अक्टूबर 2023 के मध्य यानी बीच लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण में 35वीं जो है अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता में 11 राज्यों के डाक परिमंडलों की टीमों के 95 खिलाड़ी शामिल हुए थे। प्रतियोगिता में फ्री स्टाइल एवं ग्रीको रोमन के विभिन्न भार वर्गों में मुकाबले जो है आयोजित किए गए थे। ग्रीको रोमन कुश्ती में उत्तर प्रदेश के अमलेश और फ्री स्टाइल कुश्ती में भी उत्तर प्रदेश के संजय राय को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। ठीक है, प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण, 6 रजत और 4 जो है कांस्य पदकों के साथ मेजबान उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए। 5 स्वर्ण, 5 रजत, 3 कांस्य पदकों के साथ हरियाणा जो है दूसरे स्थान पर, 3 स्वर्ण, 3 रजत, 7 कांस्य पदकों के साथ महाराष्ट्र जो है तीसरे स्थान पर रहा। देखिए दोस्तों, भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन, तो भदोही में जो कालीन है काफ़ी निर्माण होता है और बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है, फॉरेन में भी, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भदोही में कालीन बनते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 अक्टूबर 2023 को भदोही में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का उद्घाटन किया। भदोही में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन कालीन निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया। इस मेले में 400 करोड़ से अधिक व्यवसायों ने भाग लिया।
इस दौरान 255 विदेशी खरीदार और 250 आयातक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कालीन उद्योग का निर्यात लगभग 17,000 करोड़ का है। इसमें 60% योगदान उत्तर प्रदेश के 3 जिले, देखिए 3 जनपद यानी 3 जिले कौन कौन से हैं, भदोही, मिर्ज़ापुर और वाराणसी का है। जेवर हवाई अड्डे के पास अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क का जो है विकास, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जेवर हवाई अड्डे के पास एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क विकसित किया जा रहा है। यह अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क 350 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। यह पार्क देश को चिकित्सा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा, जो बड़े पैमाने पर अन्य देशों से आयात किया जाता है। पार्क की स्थापना से भारत अन्य देशों को उपकरण और दवाएं निर्यात करने में भी सक्षम होगा। ठीक है, गौरतलब है कि भारत अपनी कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है, और भारत करीब 200 देशों को दवाएं निर्यात करता है। ठीक है, अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, देखिए ललितपुर ये जो है ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, बताइए किधर है ये जो है दक्षिण में पड़ता है। ये जो है यूपी के जो है नक्शे में आप देखेंगे तो झांसी से सटा हुआ है और क्या है दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा आपका यूपी का जो नक्शा है आपका। आप यूपी के मैप को भी जो है ध्यान से आप देखिए। तो दोस्तों, तो आपको अभी यूपी के मैप हमने दिखाया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ललितपुर में एक फार्मास्यूटिकल जो है पार्क, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ललितपुर में एक जो है फार्मास्यूटिकल पार्क और पीलीभीत में एक बायोटेक पार्क भी विकसित किया जा रहा है। अभी देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अन्य महत्वपूर्ण जो है समसामयिक घटनाक्रम, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी ने 16 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नेलिट गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का जो है उद्घाटन किया। लोक निर्माण राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 21 अक्टूबर 2023 को श्रावस्ती के सिमवारा घाट पर 51 करोड़, ये कितना है, यह है 51 जो है करोड़, जो है 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। ठीक है, अभी देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर में बृहद रोजगार मेले में लाभार्थियों को 500 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। वाराणसी के महात्मा गांधी आसिफ विद्यापीठ द्वारा 20 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय सेवा के अंतर्गत खादी महोत्सव के अवसर पर एक स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह प्रतियोगिता भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अनुपालन के क्रम में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 अक्टूबर 2023 को मथुरा में 4 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ताज महोत्सव की तर्ज पर आगरा के शिल्पग्राम में ताज कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। यह फेस्टिवल 17 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सप्ताह बुधवार के दिन 2 महिला पुलिसकर्मियों, देखिए उत्तर प्रदेश में प्रत्येक सप्ताह बुधवार के दिन 2 महिला पुलिसकर्मियों यानी शक्ति दीदी की टीम गांव और शहरों में विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं को सरकार की महिला प्रधान योजनाओं के विषय में जानकारी देंगी। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में खिलौना फर्नीचर पार्क स्थापित करने की योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक 3 महीने की अवधि के दौरान श्री अन्न के लिए अपना खरीद लक्ष्य बढ़ाकर कितना कर दिया है, खरीद लक्ष्य बढ़ा करके 5.82 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट है, देखिए द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 2023। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 अक्टूबर 2023 को द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय फेस्टिवल 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक ऋषिकेश स्थित स्वर्ग आश्रम
क्षेत्र यमकेश्वर पौड़ी में आयोजित किया गया। द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला, प्रतिष्ठा आदि को उत्सव के रूप में मनाने का एक प्रयास है। यह स्थानीय सभ्यता और परंपराओं को विश्व के सामने प्रदर्शित करने की एक पहल है। इस महोत्सव का उद्देश्य बीटल्स आश्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाना है। उत्तराखंड में रोजगार पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। देखिए, उत्तराखंड में रोजगार पोर्टल लॉन्च हुआ। अभी हमने बताया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, तो 9 अक्टूबर 2023 को राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया। तो उत्तराखंड वालों के लिए, या कहीं भी पूछ सकता है जीके, तो उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। उत्तरकाशी जिले में काले गेहूं की खेती जो है, ठीक है, ये देखते हैं क्या है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में काले गेहूं की खेती करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्य गेहूं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कीमत वाले काले गेहूं के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जिले में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक के गेवला गांव में काले गेहूं की खेती से जुड़ने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया और काले गेहूं के बीज वितरित किए गए। अभी देखिए, काले गेहूं के बीज आगामी नवंबर महीने में खेतों में बोए जाएंगे। काले गेहूं की खेती का चलन देश के कुछ चुनिंदा हिस्सों में शुरू हुआ है। काले गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है। काले गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। सामान्य गेहूं की खेती मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर तक की जाती है, लेकिन काले गेहूं की खेती का सही समय नवंबर माना जाता है। अब इसमें एडवांटेज क्या है, ये देखिए। काले गेहूं में फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर के अंदर नए ऊतकों के बनाने में सहायक होता है। ठीक है, नए टिश्यू के प्रोडक्शन के लिए ये जो है काफ़ी मतलब अच्छा है। शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होगा तो शरीर मजबूत होगा, डेवलप होगा। काले गेहूं में मौजूद पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, मैग्नीशियम और आयरन मानव शरीर में ब्लड लेवल को बढ़ाकर खून की कमी को दूर करते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को कंट्रोल करते हैं। औषधि निर्माण में देश का प्रमुख हब बन रहा है उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि किसी भी स्टेट में भी एग्जाम में करंट में दे सकता है। तो औषधि निर्माण में देश का जो प्रमुख हब बन रहा है उत्तराखंड। देश में कुल उत्पादन का 20% कितना 20% दवाइयाँ उत्तराखंड में बन रहा है। औषधि निर्माण में राज्य देश का प्रमुख हब के रूप में विकसित हो रहा है। वर्ष 2022 में राज्य के फार्मा सेक्टर ने 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया। इसमें 1150 करोड़ रुपए की दवाइयाँ जो है निर्यात की गई। हरिद्वार, सेलाकुई और पंतनगर में 249 ड्रग्स निर्माता फार्मा कंपनियां हैं। अभी देखिए दोस्तों, सृष्टि लेखरा को फिल्म एक था गांव के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। सृष्टि लखेरा को फिल्म एक था गांव के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड के सृष्टि लखेरा को उनकी फिल्म एक था गांव, इसके लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सृष्टि टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक की रहने वाली है। सृष्टि लखेरा ने फिल्म एक था गांव का प्रोडक्शन और निर्देशन किया है। इससे पहले यह फिल्म मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज मॉमी फिल्म महोत्सव के इंडिया गोल्ड श्रेणी में जगह बना चुकी है। ठीक है, गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज, पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको जो है पक्का पढ़ के जाइएगा। अभी देखते हैं बिहार से रिलेटेड जो है न्यूज़ क्या है, करंट अफेयर्स क्या है। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 का शुभारंभ किया। कृषि रोड मैप की इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक और मृदा संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि को बढ़ावा देगी। इस रोड मैप में राज्य में अगले 5 वर्षों में कृषि के विकास की कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना में कृषि तथा 11 अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया गया है। कृषि रोडमैप कार्यक्रम में 1800 से अधिक किसान और जीविका
दीदी स्वयं सहायता समूह के 700 सदस्यों ने हिस्सा लिया। राज्य सरकार इस चौथे रोड मैप की मदद से कृषि समेत ग्रामीण इलाके के लोगों की आय बढ़ाने का काम करेगी। अब तक के कृषि रोड मैप से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, साथ ही कृषकों की आय में भी वृद्धि हुई है। बिहार सरकार वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप लागू कर रही है। बिहार के 17 विभूतियों को मिला बिहार केसरी सम्मान। वेरी इंपॉर्टेंट, 22 अक्टूबर 2023 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर BIA सभागार में आयोजित समारोह में प्रदेश के 17 दिग्गज विभूतियों को बिहार केसरी सम्मान दिया गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन बिहार इंटेलेक्चुअल फोरम व मेडिवर्सल फाउंडेशन की ओर से BIA सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चिकित्सा सेवा, शिक्षा, समाज सेवा एवं राजनीति में बेहतर कार्य करने वाले प्रदेश के इन दिग्गज विभूतियों को उनकी कर्मठता एवं विशिष्ट सेवा भावना के लिए सम्मानित किया। तो चलिए देखते हैं कि बिहार में किसको बिहार केसरी का सम्मान मिला। लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, जो कि काफ़ी भोजपुरी की एक जानी मानी ये सिंगर हैं, लोक गायिका हैं। पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश, पद्मश्री सुधा वर्गीस, खान सर को तो सभी लोग जानते होंगे। देखिए, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सत्यजीत सिंह, KPS केसरी, डॉक्टर शहजानंद सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर विमल कारक, डॉक्टर अमूल्य सिंह, OP अग्रवाल, डॉक्टर SN सिन्हा, AN अग्रवाल तथा डॉक्टर गुरुदेव ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार जातिगत जनगणना। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपनी जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। काफ़ी मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए, स्कैन करके बुक को पढ़ाया जा रहा है, तो इतना तो बनता है कि आप लोग लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.1286%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है EBC, इसकी आबादी 36.0148%। तो आप केवल नॉर्मल याद रखिए, OBC 27%, EBC 36%, क्योंकि इतना पॉइंट में याद करने की ज़रूरत नहीं है। अनुसूचित जाति की आबादी देखिए 19.65, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.6824% और सामान्य जाति की आबादी 15.52%। इस जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। बिहार के शैलेश को एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। बिहार के पैरा एथलेटिक शैलेश कुमार ने चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। वे जमुई जिले के रहने वाले हैं। शैलेश ने 1.82 मीटर ऊंची छलांग लगाकर कीर्तिमान रचा है। शैलेश को केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक मेडल कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण भी मिला। एशिया पैरा गेम्स का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 2023 को चीन के ह्वांगझोउ में आयोजित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे आयोजित किया गया, पूछ सकता है। प्रश्न दोस्तों, आजकल प्रश्न काफ़ी डायनेमिक तरीके से पूछता है, तो केवल वन लाइनर रट्टा मारने से सारे प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा डीप में पढ़ना जरूरी है। 14 अक्टूबर से गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू हुआ। गया हवाई अड्डा से 14 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू हो गई। इसके तहत गया एयरपोर्ट से अलग अलग देशों के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध होगी। गया से अब भूटान, म्यांमार, थाईलैंड के लिए विमान सेवा शुरू की गई। हनोई वियतनाम के लिए चार्टर्ड फ्लाइट शुरू होगी। अनौपचारिक रूप से वियतनाम और श्रीलंका से विमानों की आवाजाही शुरू हो गई है। बरौनी रिफाइनरी को सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का भी पुरस्कार मिला है। देखिए, बिहार में बरौनी स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को प्रतिवर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 9 अक्टूबर 2023 को आयोजित 26वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक में यह पुरस्कार प्रदान किया। बरौनी रिफाइनरी ने कार्बन उत्सर्जन तीव्रता, भाप की खपत, विशिष्ट जल खपत और अन्य विभिन्न मानकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। जब बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तभी कुछ लाइफ में मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए, त्रिवेणी में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ त्रिवेणीगंज में, कहाँ पे, त्रिवेणीगंज में
सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत ने 8 अक्टूबर 2023 को त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र में रेफरल अस्पताल के समीप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। लोगों को जन औषधि केंद्र से महंगी दवाइयों से राहत मिलती है। जन औषधि केंद्र पर सभी तरह की जेनरिक मेडिसिन यानी जेनरिक दवाइयाँ जो है लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं, जो कि बाज़ार की अपेक्षा काफ़ी जो है कम रेट पे होता है। चलिए, अच्छी बात है। बिहार में पहली बार ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का भी आयोजन हुआ। बिहार की राजधानी पटना 7 से 8 अक्टूबर 2023 को 2 दिवसीय ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम राज्य में पर्यटन और अन्य संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। राज्य में पहली बार हो रहे इस प्रकार के आयोजन में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ 10 विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी भाग लिए। इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल हुए। बिहार की पूर्व मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता परवीन अमानुल्लाह का निधन जो है, ठीक है, ऑब्वियसली न्यूज हो गया ये। बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह का अक्टूबर 2023 को निधन हो गया। परवीन अमानुल्लाह को सूचना का अधिकार कानून, महिला और बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम करने के लिए जाना जाता है। परवीन अमानुल्लाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे, ठीक है। अगला देखिए, पटना विश्वविद्यालय का 107वां जो है स्थापना दिवस। देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शामिल प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय का 107वां स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 2023 को व्हीलर सीनेट हॉल में मनाया गया। पटना विश्वविद्यालय की गिनती देश के 7 सबसे पुराने यूनिवर्सिटी में होती है, जो देश में सबसे पहले स्थापित हुए थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बिहार के एग्ज़ाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, बिहार में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला जो है, ठीक है, बिहार में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 28 सितंबर 2023 से गया में शुरू हुआ। यह एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की याद में पिंडदान और तर्पण करने फल्गु नदी के किनारे गया जी में एकत्रित होते हैं। मुख्य उद्घाटन समारोह विष्णुपद मंदिर के पास आयोजित किया गया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष काफ़ी महत्व है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का जो है काफ़ी महत्व है। लोग अपने परिजनों और प्रियजनों की दिवंगत आत्माओं की याद में पितृदोष से मुक्ति के लिए उन्हें याद करते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है ताकि इन दिवंगत आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले। झारखंड सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए लर्निंग ऐप जे गुरुजी लॉन्च। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16 अक्टूबर 2023 को सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए लर्निंग ऐप जारी किया। कौन सा? जे गुरुजी, ठीक है, नाम अच्छा है। झारखंड के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा मोबाइल ऐप तैयार कराया। जे गुरुजी ऐप के जरिए बच्चों को पढ़ाई से संबंधित हर तरह के प्रश्न और हल यहाँ मिल जाएंगे। ऐप पर कक्षा 1 से 12 तक की सभी किताबें भी उपलब्ध रहेंगी। इस ऐप में NCERT की सारी किताबें अपलोड कर दी गई हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे को मिला लाडली मीडिया अवार्ड जो है। लाडली मीडिया अवार्ड किसको मिला है? राजीव पांडे को। हाल ही में लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा प्रभात खबर के रांची यूनिट के वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे जी को लाडली मीडिया अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम का जो है शुभारंभ जो है भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने झारखंड में 10 अक्टूबर 2023 को ए हेल्प स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अ हेल्प प्रोग्राम का उद्देश्य महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना है। ये एजेंट रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने, महिला शक्ति के उल्लेखनीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अ हेल्प पहल बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में पहले ही शुरू हो चुकी है। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में झारखंड जो है 6वें स्थान पे है। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंस्पायर अवार्ड मानक के अंतर्गत
आइडिया देने के मामले में झारखंड जो है देश भर में 6वें स्थान पर है। झारखंड की ओर से वर्ष 2023 में 40,833 छात्रों ने अपने आइडियाज़ का जो है क्या किया गया, रजिस्ट्रेशन किया जो है। झारखंड से रजिस्ट्रेशन करने के मामले में पलामू जो है काफ़ी आगे रहा, 3,575, गिरिडीह 3180 और बोकारो 3140 शीर्ष 3 जिलों में शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहाँ पॉज करके थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा हम स्पीड में चलते हैं ताकि आपका समय ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम ज़्यादा कवर कर सकें। अभी देखिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज। मुरैना हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 6 अक्टूबर 2023 को रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के अंतर्गत मुरैना जिले की पोरसा तहसील के ग्राम रतन बसई में स्थापित होने वाले हॉर्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास किया। इस कॉलेज की स्थापना पर करीब 160 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। स्नातक की शिक्षा देने के साथ ही इस कॉलेज में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को खेती संबंधी प्रशिक्षण देते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इस कॉलेज से चंबल ग्वालियर क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कई जिले भी लाभान्वित होंगे। यह कॉलेज क्षेत्र की कृषि व्यवस्था में परिवर्तन लाने के साथ ही किसानों के लिए कल्याणकारी होगा। अभी नेक्स्ट देखिए, चलित दीनदयाल रसोई केंद्र जो है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 अक्टूबर 2023 को भोपाल के स्मार्ट पार्क से चलित दीनदयाल रसोई केंद्र को झंडी दिखाकर रवाना किया। दीनदयाल रसोई योजना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम जैसे कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में चलित रसोई केंद्र प्रारंभ होंगे। यह केंद्र उन स्थानों पर जाकर श्रमिकों और अन्य जो है ज़रूरतमंद लोगों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराएंगे, जहां ऐसे लोग कार्य करते हैं। प्रदेश के अन्य नगरों में भी चलित केंद्र जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में 166 स्थानों पर दीनदयाल रसोई केंद्र है। इन केंद्रों में 5 रुपये थाली की दर से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भोजन का वितरण किया जाता है। राज्य के गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 7 फरवरी 2017 को दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय किशोर कुमार एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की जो है घोषणा। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने 6 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र को और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को प्रदान किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय सम्मानों की सम्मान राशि वर्ष 2022 से दोगुनी कर दी गई है। अब राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान एवं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान में कितने दिए जाएंगे? 5 लाख रुपए की जो है सम्मान राशि, सम्मान पट्टिका और साल श्रीफल प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान भी बारी बारी से पार्श्व गायन एवं संगीत निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2022 का यह सम्मान संगीत निर्देशन के लिए दिया जाना था। वर्ष 2022 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान फिल्म अभिनय के क्षेत्र में दिया जाना था। यह सम्मान बारी बारी से अभिनय, पटकथा, गीत लेखन एवं निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। हिमांगी हालदार को मिला इनोवेशन का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है। बिलासपुर के भारत माता आंग्ल माध्यम स्कूल की छात्रा हिमांगी हालदार को 10वीं राष्ट्रीय इंस्पायर मानक प्रतियोगिता में राष्ट्रीय इंस्पायर पुरस्कार मिला। उबालते समय दूध गिरने को रोकने के लिए हिमांगी हालदार ने एंटी मिल्ट स्पीलिंग डिवाइस तैयार की। इसकी मदद से उबालते समय दूध नीचे नहीं गिरता। इस इनोवेशन के लिए हिमांगी को राष्ट्रीय इंस्पायर पुरस्कार मिला है। हिमांगी को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में यह पुरस्कार प्रदान किया। इस डिवाइस की कीमत 80 रुपये तय की गई है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सस्ता भी है और काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है। इसका डिजाइन पेटेंट हिमांगी के नाम से है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा किए गए इनोवेशन को प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। अभी देखिए, बैगा जनजातीय समूह को पर्यावास अधिकार जो है।
हाल ही में छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए आवास अधिकारों को मान्यता देने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। पीवीटीजी के तहत कमर समुदाय के बाद बैगा समुदाय आवास अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा समूह बन गया है। तो सबसे पहले जो है कमर समुदाय को दिया गया पर्यावास का अधिकार, इसके बाद जो है बैगा समुदाय को। ये अधिकार पीवीटीजी को उनके पारंपरिक आवासों, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आजीविका और जैव विविधता के ज्ञान को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। बैगा जो है मध्य भारत में मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित एक जातीय समूह है। ये जनजाति उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी रहते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) के तहत आवास अधिकार आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व कृषि समुदायों के लिए आवास और निवास के सामुदायिक कार्यकाल सहित अधिकार हैं। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी को दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह को पर्यावास अधिकार दिया गया। पर्यावास अधिकार मान्यता कमज़ोर जनजातीय समुदायों को उनके पारंपरिक क्षेत्रों, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आजीविका और प्राकृतिक संसाधनों के पारंपरिक ज्ञान पर अधिकार प्रदान करके सशक्त बनाता है। अभी देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर, ये डेट जो है 7 है, 7 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने हेतु छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ पशुधन विकास विभाग मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 15 अगस्त 2023 को इस नवीन योजना को शुरू करने की घोषणा के परिपालन में 1 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से अग्रिम जो है स्वीकृति दी गई है। योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालन शुरू करने वाले उद्यमियों को स्व-वित्तीय अथवा बैंक ऋण से व्यावसायिक इकाई स्थापित करने पर 5 वर्ष के लिए अस्थायी पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में विकसित और विकासशील विकास खंडों में कुक्कुट पालन इकाइयों की स्थापना के लिए 25 से 40% तक पूंजी निवेश किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो बार बार आ रहा है कुक्कुट पालन, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो है मुर्गी पालन से संबंधित है। ठीक है, पोल्ट्री से संबंधित है। ठीक है, काफ़ी फेमस है यहाँ के। चलिए बात करते हैं। इस योजना में विकसित और विकासशील विकास खंडों में कुक्कुट पालन इकाइयों की स्थापना के लिए 25 से 40% तक पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। अब देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7 अक्टूबर 2023 को छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का जो है परिवहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को घर से कॉलेज आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत शासकीय कॉलेजों और राजकीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 1 लाख से अधिक नियमित विद्यार्थियों को लाभ होगा। इस योजना पर लगभग 110 करोड़ रुपए का आर्थिक व्ययभार आएगा। इसमें से आधा भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा और आधा व्यय जो है बस संचालकों द्वारा छूट के तौर पर वहन किया जाएगा। राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 5 अक्टूबर 2023 को राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया। रायपुर जिले के धनेली ग्राम में स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। पंजीकृत सेंटर में स्क्रैपिंग कराने पर नए वाहन की खरीद टैक्स में जो है 25% छूट दिया जाएगा। शासकीय विभाग के 15 वर्ष से पुरानी सभी गाड़ियों को भी आवश्यक रूप से स्क्रैप करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का संचालन मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। अभी देखिए आ गया राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा। ठीक है, 3 नए जिले बनेंगे। देखिए, राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए जिलों की घोषणा की है। 3 जो है नए जिले बनाए जाएंगे यहाँ पे। 3 डिस्ट्रिक्ट्स, ये कौन कौन से हैं? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन।
ठीक है, कुचमन सिटी। चलिए आगे देखते हैं। इन 3 जिलों के गठन के बाद अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 53 हो जाएगी। ठीक है, 53। मालपुरा को मौजूदा टोंक जिले से अलग किया गया है। सुजानगढ़ को चूरू से और कुचामन को नागौर से अलग किया गया है। राजस्थान में नए जिलों के निर्माण के लिए पूर्व सिविल सेवक राम लुभाया की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इससे पूर्व अगस्त 2023 में 17 जिलों के गठन की घोषणा की गई थी। अभी देखिए सहज भीलवाड़ा ऐप, देखते हैं क्या है ये सहज भीलवाड़ा ऐप। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता द्वारा 23 अक्टूबर 2023 को भीलवाड़ा जिला निर्वाचन अधिकारी के नवाचार के रूप में विकसित किए गए सहज भीलवाड़ा ऐप को लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम बनाया गया। इस ऐप के माध्यम से राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में वरिष्ठ नागरिक व विशेष योग्यजन श्रेणियों के अनुपस्थित मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मिला टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड जो है, राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मिला टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 20 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में हुए नवाचारों एवं सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट अधिनियम 2003 का बेहतर क्रियान्वयन करने हेतु राजस्थान को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। प्रदेश में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन के माध्यम से युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। इसके तहत 60 दिवसीय जो है तंबाकू मुक्त राजस्थान कार्य योजना लागू कर जागरूकता कार्यक्रम, शपथ ग्रहण सहित विभिन्न जो है गतिविधियां संचालित की गई। चलिए चलते हैं पंजाब के बारे में देखें। पंजाब से रिलेटेड जो है करंट और इम्पोर्टेंट न्यूज। पंजाब में पूसा जो है 44 धान किस्म के खेती पर जो है प्रतिबंध। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में अगले खरीफ सीजन वर्ष 2024 से पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की हाल ही में घोषणा की। पंजाब में गिरते भूजल स्तर और पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने धान की पूसा 44 किस्म पर पाबंदी लगा दी है। पानी की ज़्यादा खपत और अपेक्षाकृत 20% ज़्यादा पराली पैदा करने वाली धान की इस किस्म की अगले सीजन वर्ष 2024 से बुआई जो है नहीं होगा। अभी देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 3 वर्ष पूर्व ही पूसा 44 के ब्रीडर बीज उत्पादन को बंद कर दिया था। पूसा 44 को पकने में 152 दिन लगते हैं। इस किस्म से पराली भी अन्य किस्मों के मुकाबले जो है 20% अधिक पैदा होती है। पंजाब में कम अवधि वाली किस्मों में PR 126, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1692 को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये किस्में 120 दिनों में पक जाती हैं, तो समय भी इसमें कम लगता है। अब देखते हैं हरियाणा राज्य स्तरीय सांझी उत्सव 2023। हरियाणवी संस्कृति के संरक्षण और प्रचार प्रसार के ठोस प्रयास के तहत हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग ने हरियाणा लोक कला संघ रोहतक के सहयोग से संयुक्त रूप से राज्य स्तरीय सांझी उत्सव 2023 का कार्यक्रम जो है कहाँ पे आयोजित किया? रोहतक में। यह कार्यक्रम युवा पीढ़ी को समृद्ध हरियाणवी संस्कृति से परिचित कराने के साथ साथ उसे संरक्षित करने का एक पहल है। उत्तर भारत के राज्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में नवरात्रि सांझी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, सांझी उत्सव में घर की महिलाएं और लड़कियां गांव देहात में तालाब या नदी से मिट्टी लाकर घर में ही दीवार पर सांझी माता की आकृति उकेरती हैं और फिर 10 दिनों तक उनकी पूजा की जाती है। आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना में महेंद्रगढ़ जिला जो है पहले स्थान पर है। जो आयुष्मान भारत चिरायु योजना है तो इसमें जो है महेंद्रगढ़ जिला जो है पहले स्थान पर है। आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना के तहत नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में महेंद्रगढ़ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिला स्वास्थ्य सुविधाओं को उनके सर्वेक्षण में प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों,
अभी देखिए, प्रदेश के अधिक से अधिक नागरिकों को इस योजना का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना के विस्तारीकरण का पोर्टल भी लॉन्च किया। प्रदेश में 1.80 लाख से 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने चिरायु आयुष्मान भारत योजना के तहत 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को पहले ही इस योजना में शामिल किया हुआ है। ठीक है, इस योजना के तहत सरकारी अथवा पैनल के निजी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 10 नए कार्यों को मंजूरी जो है। हरियाणा सरकार ने क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार के अपने प्रयासों के तहत 4 जिलों कैथल, सिरसा, रोहतक और जिंद में ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत 113 करोड़ रुपए से अधिक के 10 नए कार्यों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 18 अक्टूबर 2023 को चंडीगढ़ में इसकी प्रशासनिक मंजूरी दे दी। कुल स्वीकृत कार्यों में ट्रोबिया, मिर्ज़ापुर, तलवाड़ा, खुर्द गांव और मौजू की ढाड़ी, टिब्बा की ढाड़ी, दया सिंह थेर, बाजीगर ठाड़ी के लिए नहर आधारित जल कार्य योजना शामिल है। जिन शहर की विभिन्न कॉलोनियों में सीवर लाइनें बिछाने और सभी क्षतिग्रस्त मौजूदा सीवर लाइनों को बदलने की भी मंजूरी दी गई है। तो अब देखते हैं दिल्ली की योजनाएं, दिल्ली से संबंधित करेंट। ग्रीन वार रूम कार्यक्रम। दिल्ली सरकार ने 3 अक्टूबर 2023 को ग्रीन वार रूम लॉन्च किया और किसके लिए? वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ग्रीन वार रूम की शुरुआत वर्ष 2020 में शुरू हुई थी। इसमें अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण मौजूद है। इसमें वैज्ञानिकों तथा डेटा विश्लेषकों समेत विशेषज्ञों का दल काम करता है। वार रूम को ग्रीन दिल्ली ऐप नामक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ सहजता से एकीकृत किया गया है। यह एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है जो 28 सरकारी विभागों को जोड़ता है और नागरिकों को ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से प्रदूषण से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 को सर्दियों के मौसम के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 15 सूत्रीय कार्य योजना को भी शुरू किया। इस कार्य योजना में धूल प्रदूषण, वाहनों के उत्सर्जन और खुले में कचरा जलाने की रोकथाम को लेकर विशेष जोर दिया गया। दिल्ली वाहनों, उद्योग और निर्माण सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले उच्च स्तर के वायु प्रदूषण से जूझ रही है। पड़ोसी पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। असम सरकार ने देखिए हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना। असम सरकार ने 9 अक्टूबर 2023 को 3000 करोड़ रुपए की लागत से 1000 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। यह प्रस्तावित हाई स्पीड आर्थिक गलियारा असोम माला परियोजना के तहत आएगा। राज्य के कैबिनेट ने काजीरंगा में एक न्यायिक गेस्ट हाउस के निर्माण को भी मंजूरी दी। काजीरंगा नेशनल पार्क पढ़े होंगे आपने। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में ही है। काजीरंगा में न्यायिक गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए बोकाखट राजस्व मंडल के काजीरंगा मौजा के तहत हलवा गांव राजस्व गांव में 7 बीघा 2 कट्ठा 10 लेसा भूमि आवंटित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में असम के सोनीतपुर जिले, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में असम के सोनीतपुर जिले के ढेकियाजुली में राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण और पुनरुद्धार के लिए असोम माला का शुभारंभ किया था। इसके बाद देखिए अरुणोदय 2.0 लॉन्च। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा, और उन्होंने 11 अक्टूबर 2023 को अरुणोदय 2.0 योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य राज्य में 17 लाख महिलाओं की आर्थिक मदद करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1250 रुपया मिलेंगे। ठीक है। अरुणोदय 2.0 योजना के लिए महिला को असम की अस्थायी निवासी होना चाहिए, कंडीशन है। इसी के साथ समग्र घरेलू आय 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम होना चाहिए। योजना में विधवाओं, तलाकशुदा और विवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर लाखों परिवारों को आर्थिक और पोषण सुरक्षा प्रदान करने के लिए अरुणोदय योजना एक प्रमुख योजना है। अब देखते हैं दक्षिण भारतीय राज्यों से संबंधित न्यूज़, करंट अफेयर्स। केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन।
केरल में 3D जो है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया एग्जाम की दृष्टि से। केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन, केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया। 380 वर्ग फुट की इमारत PTP नगर में केरल राज्य विनिर्माण केंद्र परिसर में बनाई गई है। यह इमारत केरल राज्य विनिर्माण केंद्र के परिसर में बनाई गई है। इस इमारत का नाम अमेज 28 रखा गया है। इस इमारत का क्षेत्रफल कितना है? 380 वर्ग फुट है। इस इमारत का निर्माण चेन्नई स्थित स्टार्टअप त्वास्टा द्वारा किया गया है। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इस तकनीक में कंप्यूटर द्वारा निर्मित डिजाइन का उपयोग करके परत दर परत निर्माण किया जाता है। सितंबर 2023 में देश का पहला 3D डाकघर बेंगलुरु में खोला गया था, तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। पहला 3D जो है डाकघर बेंगलुरु में खोला गया था 2023 सितंबर में। 3D प्रिंटिंग मूलतः विनिर्माण की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल कर त्रिविमीय ऑब्जेक्ट का निर्माण किया जाता है। इसके लिए मूल रूप से डिजिटल स्वरूप में एक त्रिविमीय वस्तु को डिजाइन किया जाता है। इसके बाद 3D प्रिंटर के द्वारा उसे भौतिक स्वरूप में प्राप्त किया जाता है। 3D प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर योगात्मक विनिर्माण तकनीक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित होते हैं। कर्नाटक की जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु वाले कैदियों के परिजनों को मुआवजा। अभी देखिए न्यूज, कर्नाटक के जेलों में अप्राकृतिक मृत्यु, अचानक से मृत्यु हो गया, ठीक है, ऐसे कैदियों के परिजनों को मुआवजा। कर्नाटक राज्य सरकार ने 5 अक्टूबर 2023 को कर्नाटक उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने 2012 के बाद से राज्य की जेलों में अप्राकृतिक मौत से मरने वाले मृत कैदियों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए एक नीति बनाई है। यह नीति 1 जनवरी 2012 से राज्य भर की जेलों में अप्राकृतिक मौत का सामना करने वाले कैदियों पर लागू है। इस नई नीति के अनुसार जेलों के अंदर कैदियों के बीच संघर्ष या झगड़े के कारण अप्राकृतिक मौत के मामले में देखिए, इस नीति के अनुसार जेलों के अंदर कैदियों के बीच संघर्ष या झगड़े के कारण अप्राकृतिक मौत के मामले में मृत व्यक्ति के परिवार को 7.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। आत्महत्या सहित अप्राकृतिक मौतों के मामले में मुआवजा जो है 5 लाख रुपए है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष जेल में होने वाली मौतों को प्राकृतिक या अप्राकृतिक मौतों में बांटा जाता है। मुलुगु में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, ये देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को तेलंगाना के मुलुगु में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी समक्का और सरक्का के सम्मान में रखा गया है। विश्वविद्यालय का नाम समक्का सरक्का के नाम पर रखने का निर्णय क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति में उनके योगदान को उजागर करना है। कोया आदिवासी समुदाय पर कर लगाने वाले स्थानीय शासकों के खिलाफ 13वीं सदी की लड़ाई में समक्का सरक्का की भूमिका के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यू रखा जाएगा। दोस्तों, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।